अच्छा, अब तुम अच्छे से नाश्ता करो और वहां जाकर थोड़ा आराम कर लेना। छुट्टी तो तुम करोगे नहीं। फरवा बेगम ने इसकी गोद से मन्नत को लेते हुए कहा। जी अम्मी, आप फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। सब नाश्ता करने लगे। और सालार से कहो अपने जितने भी फजूल काम है वो दिन में करके रात घर में गुजारा करे, वरना मैं इसकी उम्र हक का लिहाज नहीं करूंगा। आदम ने सपाट अंदाज में अर्श से कहा, जिजा अम्मी को जरा शिकायत का मौका कम दो, अब मैं तुम्हारी कोई शिकायत ना सुनूं। दोनों से कहता वो मन्नत के माथे पर बोसा देकर वहां निकल गया। जिजा ने शिकायती नजरों से फरवा बेगम को देखा। उन्होंने इसकी तरफ से रुख फेर लिया। अर्श और सजदा बेगम ने मुस्कुराहट दबाई। हंस ले भाई आप भी। वो गुस्से में अर्श को बोलती अपना बैग उठाती बाहर चली गई। सर, आज रात को भी एक लाश मिली है। इसे भी बिल्कुल इसी तरीके से मारा गया है जैसे पिछली 2 लाशों को। इन तीनों की ही पहचान बहुत मुश्किल है। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। वो अपने कैबिन में बैठा था। अल्ताफ इसे रिपोर्ट देने लगा। पता करो मैं कहाँ मिसिंग कंप्लेन हुई है और जहाँ ये लाशें मिली हैं तीनों जगह के आसपास के फुटेज चेक करो। जी सर, अल्ताफ कहता निकल गया। इसने फरी को कॉल मिलाई। हाँ, कहाँ हो तुम? इसने कॉल उठाते ही सवाल किया। मैं अपने घर हूँ और कहाँ होना? इसने भी इसी अंदाज में जवाब दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? इस लड़की के साथ कौन है? क्या तुमने इसे अकेला छोड़ दिया? यार, आदम खान ज़ादा ने फिक्रमंदी से पूछा। यार, अम्मी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो मैंने इस वजह से सुबह से घर आई थी और वो भी ठीक है। लेकिन तुम जरा आओ, टाइम निकाल कर तो बात करते हैं। फरी ने कहा। ठीक है, मैं आता हूँ शाम तक, अल्लाह हाफिज। इसने कॉल काट दी और वहां से निकल आया। इसने सोच लिया था वो इस लड़की को किसी महफूज मकाम पर पहुंचा देगा, लेकिन दोबारा शादी जैसी गलती नहीं करेगा। अल्ताफ कहाँ है? ऑफिस से निकलकर इसने अपने कांस्टेबल से पूछा। सर, वो पास ही मॉल के सामने एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। तो अल्ताफ सर वहां गए। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे आए तो कहना केस की सारी रिपोर्ट लेकर मेरे पास पहुंचे। वो कहकर वहां से निकल गया। वो अच्छे से तैयार अभी ऑफिस पहुंचा था। अर्श इसे गुस्से से घूरने लगा। यार क्या है, घूरने के लिए मैं ही मिला हूँ क्या? सालार इसके साथ बैठकर फाइल देखने लगा। अर्श अब भी इसे ही घूरे जा रहा था। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ आदम भाई, बहुत गुस्से में थे आज। रात भर घर से गायब रहना बंद कर दो, क्योंकि उन्होंने कहा है अब वो तुम्हारी उम्र का भी लिहाज नहीं करेंगे। अर्श ने आदम की कही बात इसके गोश गुजार दी। ओके बॉस, जो हुक्म। आप दोनों का मस्करा क्रॉस करने से अपनी सेक्रेटरी को कॉफी लाने को कहा। अर्श ने इसकी लापरवाही से पर दांत भींचे। अच्छा, मेरे एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तुम कॉफी एंजॉय करो, 2 घंटे तक आता हूँ मैं। अर्श इसे कहता फाइल उठाए निकल गया। मीटिंग बहुत अच्छी थी। अभी वो रेस्टोरेंट से निकला था कि एक जगह पर कुछ जवान लड़के और बच्चे जमा थे। इसे दूर से ही कुछ जमीन पर पड़ा नजर आया। पास जाकर देखा तो वो एक लड़की ब्लैक अबाए में बेहोश पड़ी थी। चेहरे पर नकाब था, सिर्फ इसकी बंद आंखें नजर आ रही थी। दवाई का एक शॉपर जमीन पर इसके पास पड़ा था। बच्चे हैरान परेशान से देख रहे थे और कुछ लड़के इस बेहोश लड़की की मदद के बजाय इसे अजीब नजरों से देख रहे थे। इसे इन लड़कों पर बहुत गुस्सा आया। वो आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठकर इस लड़की को आवाज देने लगा। हेलो, उठे आप। लेकिन वो होश में नहीं आए। हटें, आप सब यहाँ से जाएं, तमाशा देखने खड़े हो जाते हैं। अर्श ने इन लड़कों को सर्द लहजे में कहा और इस लड़की को उठाकर गाड़ी में डाला और अस्पताल की तरफ गाड़ी मोड़ दी। सर, बीपी लो होने की वजह से ये बेहोश हो गई थी। मैंने मेडिसिन लिख दी है, अब इनकी तबीयत बेहतर है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। डॉक्टर फरवा प्रोफेशनल अंदाज में कहकर चले गए। वो भी उठकर इस लड़की के पास आ गया जो होश में आकर हैरानी से अपनी इर्द गिर्द नजर दौड़ा रही थी। इसका निकाह चेहरे पर नहीं था। अर्श की इस पर नजर पड़ी तो एक पल वो भी थम गया, लेकिन दूसरे ही पल अपने नजरों का जाविया बदल गया, क्योंकि वो एक बापर्दा लड़की थी और वो इसे अपनी नजरों से मैला नहीं कर सकता था। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? बड़ी बड़ी स्याह गुलाब आंखें, छोटी सी मगरूर नाक, छोटे बारीक से गुलाबी होंठ, भरे भरे गाल,
राइट गाल पर तेल, वो बेइंतहा खूबसूरत थी। इसने नजरें घुमाई, वो पहले दरवाजे पर दस्तक दी ताकि वो पर्दा कर ले। दस्तक हर अकीदत ने नजर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और जल्दी से दुपट्टा से पर्दा कर लिया। वो समझी कोई डॉक्टर है, मैं आ जाऊं। इसे खामोश पाकर अर्श ने दोबारा पुकारा, जी 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 आ जाए। अकीदत ने अटक अटक कर जवाब दिया, अस्सलामुअलैकुम। जी मैं अर्श खानजादा हूँ, आप मुझे रास्ते में बेहोश मिली थी तो मैं आपको हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टर ने बताया अब आप बेहतर हैं, तो अपना एड्रेस बताया, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अर्श ने इसे देखने से गुरेज किया, मेरी दवाई कहाँ है? मेरे हाथ में एक दवाई का शॉपर था, वो कहाँ है? अकीदत को इस वक्त सिर्फ अपने बाबा की दवाई की फिक्र थी, बाकी इसने किसी पर गौर नहीं किया। जी आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली वो शॉपर में उठाना भूल गया। अर्श ने इसके चेहरे पर परेशानी देखकर जल्दी से माजरत की मुबादा, और वो रोने ही ना लग जाए। और अगले ही लम्हे इसने रोने की आवाज पर जब इसने नजर उठाकर देखा तो इन खूबसूरत आंखों में बेतहाशा मोटे मोटे आंसू थे। अर्श को लगा इसने नजर हटाई तो वह इन आंखों में डूब जाएगा। इसने जल्दी से नजरें फेर ली। आप प्लीज मुझे जगह छोड़ दे जहां मैं बेहोश हुई थी, मेरे बाबा की दवाइयां वहीं रह गई। अगर मुझे वो दवाइयां ना मिली तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अकीदत की भराई हुई आवाज पर इसने हैरत से इस लड़की को देखा। आप मुझे बताएं कौन सी दवाई थी, हम यहाँ स्टोर से ले लेते। इसने जैसे हल बताया, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने बहुत मुश्किल से वो दवाइयां ली थी। इसने जैसे बहुत परेशानी से बताया, अरे मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे भी वहाँ वो दवाइयाँ अब तक कोई उठा चुका होगा, इसलिए जाने का कोई फायदा नहीं। अर्श ने इसे समझाने की कोशिश की, नहीं मुझे दवाई चाहिए, मेरे बाबा के लिए बहुत जरूरी है। अकीदत ने बेड से उठते बाहर जाना चाहा। अर्श जल्दी से इसके पीछे आया। इसने सिवाय सालार के इतनी बातें कभी किसी की नहीं की थी, न जाने क्यों इस लड़की से कर रहा था। अच्छा सुने, आपको दवाई चाहिए ना, मिल जाएंगे। आप मुझसे पैसे नहीं लेना चाहती, लेकिन उधार तो ले सकती है ना, जब आपके पास आए दे दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं। लेकिन इस वक्त आप भी जानती हैं वहां जाने का फायदा नहीं, तो मेरी बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं आपके पास। आपके बाबा की दवाई का सवाल है। वो पीछे चलते हुए बोल रहा था। अकीदत के चलते पांव रुके। हाँ वो सच कह रहा था, इसे वो दवाई नहीं मिलेगी, लेकिन बाबा को दवाई खिलाना भी बहुत जरूरी था। वो मोहल्ले की आंटी से पैसे उधार करके आई थी, लेकिन आप मुझे उधार क्यों देना चाहते? अगर मैं भाग गई तो? उसने मशकूक नजरों से अर्श को देखा। देखो आदम, मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं देख सकती, और ना हम इस लड़की को हकीकत जानने के बाद कहीं भेज सकते। ये दुनिया अकेली लड़की के लिए नहीं है, वो खूबसूरत होने के साथ साथ मासूम भी है, और जरूरी नहीं अगर वो लड़की एक बार इस गंदगी से बच गई है तो वो दोबारा भी बच जाएगी। और ना हम किसी रिश्ते के इसे मजीद यहाँ रख सकते। सब जानते हैं ये तुम्हारा फ्लैट है, आज कुछ नहीं कह रहे, लेकिन कल को लोग आकर सवाल करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? इसलिए यही बेहतर है, इसको खाली हाथ मत लौटाओ, इससे निकाह करके इसकी पूरी तरह हिफाजत करो। परी इसके सामने बैठकर इसे समझा रही थी और आदम संजीदगी से इसकी बात सुन रहा था। तुम जानती हो मैं अलग टाइप का बंदा हूँ और वो मुझसे बहुत ज्यादा छोटी। मेरी जिंदगी में किसी के लिए कोई जगह नहीं है। अगर फर्ज करो मैं अगर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इससे निकाह भी कर लूं, फिर भी मैं इसे वो मोहब्बत नहीं दे सकता जो एक लड़की अपने हस्बैंड से डिजर्व करती है। वो परेशानी से बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बात को समझता था कि बिना रिश्ते के वो इसे नहीं रख सकता और ना वो इसे इस हाल पर छोड़ सकता है। इसका भी एक ही हल है, तुम एक बार शिफा को हर बात से आगाह कर दो। अगर वो फिर भी निकाह के लिए राजी हो जाए तो तुम्हारे पास इनकार का कोई वजह नहीं बचती। फरी ने इसे मशवरा दिया। वो आदम को भी यही बात सही लगी। मैं इसे बुला कर लाती हूँ। फरी उठकर चली गई। वो खुद एक बार इससे बात करना चाहता था, फिर वो जो फैसला करती इसे कबूल होता। थोड़ी देर बाद खुद को एक बड़े से दुपट्टे में कवर की तो घबराई हुई सी फरी के पास आई। आदम ने इस पर से नजरें हटा ली। शिफा तुम यहाँ बैठो, मैं आदम के लिए चाय बना कर लाती। फरी इनको अकेले बात करने का मौका देती वहां से चली गई। वो घबरा कर यहाँ वहां देखने लगी। पता नहीं अब वो इससे क्या बात करने वाला था। क्या वो इसे यहाँ से जाने का कहेगा? ये सोच आते ही वो अपने हाथों को बुरी तरह मसलने लगी। आदम इसकी तरफ ना देखकर भी इसकी एक एक हरकत का बगौर मुआयना कर रहा था। आप यहाँ बैठे, प्लीज मुझे आपसे कुछ बात करनी है, फिर निकलना है।
जब 10 मिनट तक वो नहीं बैठी तो मजबूरन आदम खान ज़ादा ने इसे मुखातिब करके सोफे की तरफ इशारा किया। जी। वो जल्दी से पास ही रख के सोफे पर बैठ गई। मैं घुमा फिरा कर बात करने का आदी नहीं, इसलिए आपसे सीधी बात करने आया। आपने मुझसे पनाह का सवाल किया था, इस बारे में मैंने बहुत सोचा। आदम ने रुककर इसके चेहरे की तरफ देखा जहाँ घबराहट साफ थी और आंखें ऐसी थी जैसे किसी भी वक्त छलक पड़ेगी। इससे पहले कि हम कोई फैसला करें, मैं आपके बारे में सबको बताना चाहता हूँ। मेरी उम्र 32 साल है और मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। मेरी एक बेटी भी है, 1 साल की, मगर मेरी वाइफ अब नहीं है मेरे साथ। मेरी जिंदगी में मेरी फैमिली की बहुत अहमियत है। मैं अपनी खुशी से ज्यादा अपनी फैमिली की खुशी आगे रखता हूँ और आगे भी रखूंगा। और अगर आप ये सब जानने के बाद भी मुझसे निकाह करना चाहती हैं, वादा करता हूँ आपकी ख्वाहिशात पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और आपको मेरे घर में वही मोहब्बत और इज्जत मिलेगी जो एक बहू का हक है। लेकिन शायद मैं आपको सिवाय इज्जत के कुछ ना दे सकूं, लेकिन आपकी हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूंगा। इसने एक नजर शिफा को देखा। अब इसके चेहरे पर परेशानी की जगह इत्मीनान था। मुझे आपसे सिवाय एक चीज के कुछ नहीं चाहिए। आदम ने दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ा। शिफा ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी को एक माँ की तरह प्यार करें। सिर्फ प्यार? बाकी इसके काम करने के लिए घर में बहुत सारे लोग हैं। जी। मैं अभी वो कुछ कहती कि वो दोबारा बोल उठा। हाँ, अगर आप निकाह के बजाय सिर्फ एक सहारा चाहती हैं तो ये मेरा फ्लैट हमेशा खाली रहता है। आपको आपकी जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। मैं यहाँ नहीं आऊंगा, आप पूरी जिंदगी यहाँ आराम से रह सकती है। फरीहा का फ्लैट भी इसी बिल्डिंग में है। आप आराम से यहाँ रह सकती है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से सोच लें, अपना जवाब परी को बता दीजिएगा। और इसे तहम्मुल से कहकर वहां से जाने लगा। मुझे कबूल है। इससे पहले कि वो जाता शिफा की आवाज पर रुका। इसे लगा था वो इनकार कर देगी, लेकिन इसके इकरार पर इसे हैरानगी हुई। वो 2 कदम चलकर इसे कुछ फासले पर रुक गया। लेकिन मेरे निकाह में आने के बाद आप चाह कर भी मुझसे छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे। आदम ने इसे डराने की कोशिश की। मैं इस रिश्ते को ताहयात निभाऊंगी। इसने पुख्ता लहजे में इसे यकीन दहानी करवाई। वो बस किसी भी तरह खुद को महफूज करना चाहती थी और आदम को देखकर इसे यकीन हो गया था वो हर तरह से एक मजबूत इंसान है। ठीक है, तैयारी कर लीजिए, सुबह 10 बजे गाड़ी आ जाएगी आपको लेने। वो कहकर अपने मजबूत कदम उठाता वहां से निकल गया। शिफा कितनी ही देर इसी जगह को देखती रही। क्या दुनिया में ऐसे मर्द भी मौजूद हैं? इसने तो अपनी जिंदगी में 18 सालों में मर्दों को सिवाय मफाद परस्त और हवस परस्त मर्दों के अलावा कोई मुखलिस मर्द पाया ही नहीं था, सिवाय अपने बाप के। बताएं, आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? इसने अर्श खान ज़ादा की आंखों में आंखें डालकर पूछा। वह एक बहादुर लड़की थी। किसी जवान लड़के का बिना मुफाद के मदद करना इसे कुछ हजम नहीं हुआ। अर्श इसकी आंखों में मौजूद शक को अच्छे से पहचान गया। देखिए, आप मुझे गलत मत समझे, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ और कोई बात नहीं। मैं आपको मेडिसिन दिला देता हूँ। जब आपके पास पैसे आ जाएं, आप इस एड्रेस पर आकर किसी को भी पैसे देकर जा सकते हैं, मुझे मिल जाएंगे। इसने जल्दी से इस लड़की की गलतफहमी दूर की और अपना कार्ड निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया। अकीदत ने कुछ सोचकर वो कार्ड थाम लिया। वो किसी कंपनी का कार्ड था। क्या आपकी कंपनी में मुझे जॉब मिल सकती है? इसने धीरे से पूछा। कहीं ना कहीं वो जरूरतमंद थी तो यहाँ अपनी अकड़ नहीं दिखा सकती थी। आपकी तालीम कितनी है? इससे सवाल पर अकीदत ने शर्मिंदगी से इसे देखा। जी, मैंने सिर्फ इंटर किया है। वो धीरे से मिनमिनाई। ठीक है, आप मंडे को ऑफिस आ जाना, फिर देख लेंगे। वो कहकर फार्मेसी की तरफ बढ़ गया और इसे पूछकर इसको मेडिसिन दिलाई। बहुत शुक्रिया, मैं आपका 1-1 रुपया आपको वापस लौटा दूंगी। अकीदत ने तशकर के एहसास से कहा। इट्स ओके, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अर्श ने इसे ऑफर की। नहीं, बस मैं खुद चली जाऊंगी, थैंक्स। वो कहकर आगे बढ़ गई। वह नजरों से ओझल होने तक इसे देखता रहा। बड़ी अम्मी, मुझे जल्दी से नाश्ता दे। मुझे यार मैं आज लेट हो गई। वो आंधी तूफान बनी जल्दी से नीचे आई। एक हाथ पर बैग था और दूसरे हाथ पर जूते पकड़े वो धप से कुर्सी पर बैठी। फिर बेगम ने जल्दी से उसके सामने नाश्ता रखा। इसने 1-2 निवाले जल्दी जल्दी मुंह में ठूसे और जूते पहनने बैग उठाकर भागने लगी। फिर वह बेगम ने उसे घूर कर देखा। जल्दी उठ जाया करो आयत, ये क्या तरीका है नाश्ता करने का? सॉरी ना बड़ी अम्मी, शाम में डांट लेना। वो इनका गाल चूमती बाहर भाग गई। अम्मी, मुझे कुछ बात करनी है। सब लाउंज में बैठकर चाय पी रहे थे। आदम ने फरवा बेगम को मुखातिब किया, जो आयत के बालों में तेल लगा रही थी। बोलो, फरवा बेगम ने मसरूफ अंदाज में कहा।
मैं शादी करना चाहता हूँ। बम था कि पहाड़ जो इसके सबके सरों पर गिराया था। इसकी बात पर सब हैरानी से इसकी तरफ देखा। सच में आदम, तुम सच कह रहे हो? सबसे पहले सजदा बेगम ने बेयकीनी से पूछा। जी छोटी अम्मी, आदम ने संजीदगी से जवाब दिया। तुमने दिल खुश कर दिया हमारा। मैं कल ही रिश्ते वाले को बोलती हूँ कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के दे। पर वह बेगम आयत को छोड़ दी उठी और आदम का माथा चूमा। बाकी सबके चेहरे पर भी खुशी थी। वैसे लगता नहीं भाई आपको इतनी जहमत देंगे। सालार की बड़बड़ाहट अर्श और आदम ने बखूबी सुनी थी। सजदा बेगम और फरवा बेगम ने ना समझे से इसकी तरफ देखा। इसने नजरें उठाकर आदम को देखा और इसकी आंखों में ऐसा कुछ था कि इसने अपने बोलने पर अफसोस हुआ। तो कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। इसने जल्दी से अपनी जान बचाई। मैं कल निकाह करना चाहता हूँ अम्मी। अगर आप दोनों इजाजत दें तो मैं कल फरी को बोल के इनको बुलवा लेता हूँ। मुझे उम्मीद है वो आप सबको पसंद आएगी। इसने फरवा बेगम का हाथ थामकर मोहब्बत से कहा। अरे बेटा, हमारे लिए इससे खुशी की क्या बात होगी कि तुमने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे और हमेशा खुश रहोगे। और अगर तुमने लड़की पसंद की होगी तो यकीनन अच्छी ही होगी। फरवा बेगम ने अपने बेटे को खुशी से अपने साथ लगाया। ये शादी नहीं हो सकती। आयत ने गुस्से से कहा। क्यों नहीं हो सकती? सवाल करने वाला अर्श था, क्योंकि एक दिन में शादी कौन करता है? ना मेहंदी, ना मायूं, ना ढोल, कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, हमारी शॉपिंग के बगैर कैसे हो सकती है शादी? आयत तो रोने वाली हो गई। भाई मुझे नहीं पता भाई, एक हफ्ता लेट करें शादी, मुझे शॉपिंग करनी। वो जल्दी से आदम का हाथ पकड़ कर बोली। मेरा बच्चा, लेकिन भाई की मजबूरी समझो। बाकी सब शौक आप अर्श और सालार की शादी में पूरे करना। हाँ, शॉपिंग में आपको करवा सकता हूँ। आदम ने इल्तिजा की। ठीक है, आपके लिए इतना तो कर सकती हूँ, लेकिन शॉपिंग मेरी मर्जी की होनी चाहिए। आयत ने कुछ देर सोचकर कहा। ओके डन, आप जाओ, जिजा और मन्नत को भी लेकर आओ। मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। आदम कहकर बाहर निकल गया। वो मन्नत और जिजा के कमरे की तरफ भागी। अब तुम दोनों उठो और कल की तैयारी करो, तुम्हारे बड़े भाई की शादी है। सजदा बेगम ने दोनों को झिड़का, जो लैला मजनू की तरह एक दूसरे के कान में घुसे हुए थे। वो दोनों खुशियाने होकर उठ गए। वो जिजा और आयत को लिए माल आया था। मन्नत सोई हुई थी, इसलिए वो फरवा बेगम के पास ही रह गई। जिजा ने पहले तो खूब गुस्सा दिखाया, लेकिन आदम के मन मनाने पर जल्दी ही मान गई। सबसे पहले इन दोनों ने अपनी अपनी शॉपिंग की, फिर मन्नत के लिए भी ढेर सारी शॉपिंग की। इसके बाद जिजा और आयत ने ही शिफा के लिए निकाह का जोड़ा पसंद किया और कुछ जरूरत की चीजें ली। लेकर वो रात है घर लौट गई। सुबह से ही घर में खूब रौनक लगी हुई थी। फरवा बेगम ने कुछ करीबी रिश्तेदारों को भी मदऊ किया था। वो तो घर का बदला हुआ नक्शा ही हैरत से देख रहा था, जिसे इसके भाइयों ने कुछ ही घंटों में खूबसूरत मैरिज हॉल की शक्ल दे दी। कहाँ हो तुम? वो मन्नत को सीने पर लिटाए सालार को कॉल करने लगा, जो फरीहा और शिफा को लेने गया था। बस रास्ते में है, आ रहे हैं, बस कुछ घंटे मजीद सब्र कर लें। इसकी शरारत भरी आवाज सुनकर आदम ने फोन बंद कर दिया और मन्नत से खेलने लगा। क्या इसका फैसला सही था? वो गहरे इज़्तिराब में था। ये फैसला सिर्फ शिफा को अपने को पनाह देने के लिए नहीं था, बल्कि वो अपनी बेटी की जिंदगी से बिन माँ की बच्ची का लक़ब भी हटाना चाहता था। इसलिए इसने ये फैसला किया था। फरी के साथ घबराई हुई वो इनके सामने खड़ी, जबकि अरीब सालार के साथ जा चुका था। इसकी उम्र और इसके चेहरे पर जख्मों के निशान देखकर इनको बहुत दुख और अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझा। फरवा बेगम ने आगे बढ़कर इसे गले से लगा लिया। फरी ने इसका सजदा बेगम और फरवा बेगम से तारुफ करवाया। फरी, आप इनको लेकर ऊपर जाओ, मैं कुछ खाने के लिए भिजवा देती। सजदा बेगम इन्हें ऊपर भेजकर किचन में चली गई। फरवा बेगम भी परेशान इनके पीछे आई। सजदा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? एक तो लड़की कितनी कम उम्र है, ऊपर से इसके चेहरे पर निशान देखे तुमने? किस तरह इस मासूम पर किसी ने तशद्दुद किया होगा। वो परेशानी से बोली। हाँ भाभी, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा, लेकिन आदम ने निकाह का सोचा है तो कुछ बेहतर ही सोचा होगा। आप परेशान ना हो, वो अच्छे से बस तैयारी करें। सजदा बेगम ने इन्हें बेफिक्र किया। वो तो सारी सोचो फंसे पश डालकर तैयारी करने लगी। आप ही, मुझे डर लग रहा है बहुत। शिफा परेशान सी फरी के पास बैठी हाथ मुंह को आपस में मसल रही थी। अरे डरने की क्या बात है लड़की, शौहर तुम्हारा SHO है। तुम भी बहादुर बनो, मेरे भाई के साथ कोई कमजोर लड़की हमें नहीं चाहिए। फरी ने ऐसे झड़का।
कहाँ है हमारी भाभी? जिजा और आयत एक लड़की के साथ सामानों का ढेर उठाए रूम में दाखिल हुई तो वहीं थम गई। खुद पर इन दोनों लड़कियों के एक्सरे करती निगाहें देख वो फरी के पीछे छुप गई। कल तक वो कितने आराम से निकाह की बात कर रही थी, आज जब दिन आया तो घबराहट से इसकी जान निकल रही थी। ये कौन है आप? सबसे पहले जिजा अंदर आई और हैरानगी से पूछा। आयत भी मुलाजमा से सामान रखवा कर इनके पास आ गई। ये है हमारी भाभी, आदम की होने वाली बीवी। फरी ने इसे अपने पीछे से निकाल कर इनके सामने करते हुए क्या? दोनों की चीख एक साथ निकली तो इसने जल्दी से घबरा कर अपने चेहरे को हाथों से छुपा लिया। कान क्यों फाड़ रही हो तुम दोनों? फरी ने इनको घूर कर देखा। ये छोटी सी बच्ची हमारी भाभी है। जिजा की हैरत से भरपूर आवाज सुनकर इसकी आंखों में बेसाख्ता आंसू आ गए। फरी ने दोनों को गुस्से से घूरा। आप ही कितनी प्यारी है। आयत ने फौरन इसके गाल चूम डाले। वो तो शर्म से सुर्ख कंधारी हो गई। शर्म करो आयत, भाभी है तुम्हारी, जरा दूर रहो। फरी ने इसे शर्म दिलाने की कोशिश की। बहुत प्यारी है आप। जिजा ने भी इसे प्यार से गले लगाया तो इसके अंदर का डर थोड़ा कम हुआ। जाओ तुम दोनों अपने रूम में और तैयार हो जाओ, मुझे शिफा को तैयार करने दो। फरी ने इन दोनों को बाहर भेजा था ताकि वो थोड़ी इजी हो जाए। भाई वैसे काफी छोटी नहीं है आपकी वो लड़की, आपसे वो लड़की? सालार मन्नत को उठाते हुए बोला, जो इसे आते देख अपने दोनों बाजू फैला चुकी थी। आदम खानजादा ने वार्डरोब से अपना सूट निकालते हुए अपनी घूरती निगाहों से इसे देखा। मेरा मतलब भाभी। इसे फौरन दुरुस्तगी की। तुम जाओ मन्नत को अम्मी को दो, और इसे भूख लगी। वो इसे कहता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जी ले जाता हूँ मैं अपनी मन्नू को। वो मन्नत को उठाए निकल गया। भाई मन अच्छी वो जुमला मुकम्मल करती के कमरे से निकलते सालार ने उससे बुरी तरह टकराई। इससे पहले कि वो गिरती, सालार इसका बाजू पकड़कर इसे गिरने से रोका। वो रेड कलर का के प्लाजो शर्ट में हल्का सा मेकअप की, बालों को खुला छोड़े लाइट सी ज्वेलरी पहने बेइंतहा हसीन लग रही थी। जैसे ही जिजा होश में आई, अपना बाजू सालार की गिरफ्त में देखकर आंखों में शरारे दौड़ गए। गुस्से से इसने अपना चेहरा बाजू छुड़ा लिया। आइंदा मुझे 100 फुट की दूरी में रहिएगा। उंगली उठाकर इसे वार्न करती तन फन करती निकल गई। सालार ने बहुत मुश्किल से जब्त किया और अपने चेहरे पर हाथ फेरकर एक गहरी सांस ली और खुद भी नीचे की तरफ बढ़ गया। खानजादा मैंशन को हर तरफ रंग बिरंगी बरकी कमकमों और फूलों से सजाया गया था। सालार खानजादा और अर्श खानजादा ने कुछ ही घंटों में इस सादा सी निकाह की तकरीब को बहुत खूबसूरती से सजाया था। बहुत अरसे बाद आदम ने आगे बढ़ने का फैसला किया था और इस खुशी सब बहुत धूमधाम से मनाना चाहते थे। रात 8 बजे का वक्त था। सारे मेहमान आ चुके थे। मौलवी साहब भी दुल्हा दुल्हन के इंतजार में बैठे थे। आदम खानजादा व्हाइट पलक लगे शलवार कमीज पहने, आस्तीन को कोहनियों तक फोल्ड की, हाथ पर महंगे ब्रांड की घड़ी पहने, पैरों पर ब्लैक पेशावे सैंडल पहने, अपने सुर्ख और सफेद रंगत के साथ भूरी घनी बियर्ड और बिखरे बालों के साथ इंतहाई पुरकशिश और जाज़बे नजर आ रहा था। फरमा बेगम और सजदा बेगम ने बेसाख्ता इसकी नजर उतारी। इसके चेहरे पर एक ठहराव था। वो आकर मौलवी साहब के सामने बैठ गया। और सालार दोनों ने ब्लैक शलवार कमीज पहन रखी थी। आहत भी स्किन कलर की शलवार कमीज में था। दुल्हन को बुलाया जाए। मौलवी साहब की आवाज पर सजदा बेगम उठकर जाने लगी। छोटी अम्मी नहीं, रूम में रहने दे, मैं चाहता हूँ इनका निकाह वही हो। आदम की गंभीर भारी आवाज पर सजदा बेगम और फरवा बेगम ने एक दूसरे को देखा, फिर कुछ सोचकर वो अंदर चली गई। सालार और अर्श भी मौलवी साहब को लिए अंदर बढ़ गए। आप ही मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बाहर नहीं जाना प्लीज। वो बहुत सारे लोग होंगे। वो अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए फरी से इल्तिजा करने लगी। जिजा और आयत इसे हैरानगी से देखने लगी। स्किन कलर के शरारे में भारी जेवरात पहने, मेकअप किए वो अपनी मासूमियत के साथ बैठ बहुत प्यारी लग रही थी। अभी से इनका ये हाल था, शादी के बाद ये इतनी छोटी और मासूम सी लड़की भाई के साथ कैसे गुजारा करेगी, क्योंकि भाई कितने निडर और संजीदा मिजाज है। और बड़ी बात, वो एक SHO है। हर वक्त माँ धाड़ इनका काम है। ये तो पहले दिन ही पूछ कर जाएंगी। जिजा आयत के कान में गुस्सी बोली, कह तो ठीक रही है, लेकिन अब क्या हो सकता है। दोनों ने कुछ सोच कर ही फैसला किया होगा ना। आयत ने भी सरगोशी की, शिफा बाहर तो जाना होगा वरना निकाह कैसे होगा।
वहाँ सिर्फ खानदान के कुछ लोग हैं, बस बाहर का कोई नहीं। लेकिन वो अभी कुछ कहते कि सजदा बेगम और फरवा बेगम कुछ खानदानी औरतों के साथ कमरे में दाखिल हो। लड़कियों जल्दी से बैठ जाओ, मौलवी साहब कमरे में आ रहे हैं। सजदा बेगम की आवाज पर फरी ने शुक्र की सांस ली और इसे बेड पर बिठाकर इसके ऊपर रेड कलर का एक कामदार दुपट्टा डाल दिया। जब फरवा बेगम का खानदानी दुपट्टा था, इसके हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। वह इस वक्त शिद्दत से अपना बाप याद आ रहा था, जिसको बचाने के लिए अपनी जान की बाजी हार गए थे। मौलवी साहब बेड के सामने सोफे पर बैठ गए। फरवा बेगम और सजदा बेगम शिफा के दाएं बाएं बैठ गई। कुछ औरतें सोफे पर बैठ गईं और लड़कियां अच्छे से दुपट्टा सर पर जमा कर आसपास खड़ी हो गई। सालार ने एक नजर उठाकर दुपट्टे के हाले में इस खूबसूरत चेहरा देखा। जैसा कि भी नजर इस पर पड़ी तो दोनों ने फौरन से नजरें फेर ली। एक इसकी आंखों में नफरत थी और दूसरे की आंखों में अफसोस। शिफा व इशफाक अहमद, आपका निकाह आदम खान ज़ादा व सुहेल खान ज़ादा के साथ सिक्का राजुल वक्त 30 लाख तय पाया है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर इसने घबरा कर साथ बैठी फरवा बेगम का हाथ पकड़ लिया। बेटा बोलो, घबराओ नहीं, हम सब हैं ना आपके साथ। उन्होंने प्यार से इसका हाथ थपथपाया। मौलवी साहब के दोबारा पूछने पर इसने कपकपाते लहजे में कबूल कहा। इसी तरह 3 बार कबूल कहने पर मौलवी साहब ने इसके साइन करवाकर उठकर आदम के पास चले गए। आदम खान ज़ादा व सुहेल खान ज़ादा, आपका निकाह शिफा व इशफाक के साथ 30 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर इसने अपनी बेटी को देखा जो फरवा बेगम की गोद में थी और मुस्कुराती हुई इसी को देख रही थी। कबूल है, कबूल है, कबूल है। कबूल व इजाब का मरहला तय पाया तो मुबारकबाद का शोर उठा। इसके बाद खाने का दौर चला तो फरवा बेगम से मन्नत को लेकर बाहर निकल गया। वो फिलहाल कुछ देर सिर्फ अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारना चाहता था। वो मुख्तलिफ सोचों में उलझा हुआ था। सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि इससे कहीं नाइंसाफी तो नहीं करती। वह इसके लिए सालार या अर्श का भी इंतखाब कर सकता और वह ये बात भी जानता था कि वो कभी इसके फैसले के इख्तलाफ नहीं करते। और शिफा को भी सिर्फ एक मजबूत सहारा ही चाहिए था, चाहे वो कोई भी होता। फिर क्यों इसने शिफा से खुद का निकाह किया? ये वो न जाने कितनी सोचों में उलझा रहता। जब मन्नत ने इसकी बियर्ड को पकड़कर खींचा, शायद इसके होते हुए इसके बाप का किसी और का सोचना इसे पसंद नहीं आया था। आदम ने मुस्कुराकर अपनी प्रिंसेस को देखा जो मुंह बसोरे इसे ही देख रही थी। ओ मेरी प्रिंसेस नाराज हो गई। वो इसको गुदगुदाने लगा। मन्नत की खिलखिलाहट पूरे गार्डन में गूंजने लगी और साथ आदम का कहका भी शामिल था। ऐसे खड़ी हो भाभी और दुपट्टा ऐसे पकड़े। आयत कब से इसके मुख्तलिफ एंगल से पिक्चर्स बना रही थी। अब तो वो थक गई थी लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो किसी कठपुतली की तरह इसके कहने पर अलग अलग पोज दे रही थी और जिजा मजे से लेटी इसके एक्सप्रेशन नोट कर रही थी, जो कभी कभी रो देगी। लड़कियों जान छोड़ो अब इसकी, और ये कौन सा भागे जा रही है, यही रहेगी। अब सुकून से बैठो, खाना खा लो तुमसे। फरी खाने का ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुई और शिफा की शक्ल देखकर दोनों को अच्छी खासी डांट पिलाई। वो दोनों चुपचाप इस पर तरस खाते खाने के लिए बैठ गए, साथ इसे भी बिठा लिया। इनका ये रवैया देखकर थोड़ा बहुत डर भी खत्म हो गया। खाने के बाद वो तीनों इसे आदम के रूम में छोड़ने आई थी। कमरे का फसो खैज माहौल देखकर इसे अपने हाथों में पसीना निकलता महसूस हुआ। बाकी तीनों की आंखें भी खुली की खुली रह गई। गुलाब की पत्तियों से बेड तक रास्ता बनाया हुआ था और बेड पर बिछी सफेद चादर फूलों से ढकी हुई थी। कमरे में जगह जगह कैंडल सेट किए गए थे। बेड के चारों तरफ सफेद नेट की जाली थी। वो एक मुकम्मल रोमांटिक सा माहौल क्रिएट कर रहा था। कमरे का हाल देख परी तो बहुत अच्छे से समझ गई ये किसका काम है, क्योंकि आदम से इसे इस तरह की किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। इसने आगे बढ़कर लाइट जलाई ताकि जो आंखें फाड़े देख रहे हैं वो होश में आ जाए। इधर आओ तुम, यहाँ बैठो। परिया ने इसे थाम कर बेड पर बिठाया, जो घबरा कर कमरे की एक एक चीज को देख रही थी। आयत और जिजा कदमों की आवाज पर जल्दी से दरवाजे से बाहर खड़ी हो गई। देखो शिफा, निकाह भले तुमने जिस भी नियत से किया, ये बात कभी मत भूलना कि आप आदम की बीवी हो और वो तुमसे हर तरह का हक रखता है और तुम भी इस पर पूरा हक रखती हो। अपनी पूरी कोशिश करना इस रिश्ते को कामयाब करने की। इंशाल्लाह एक दिन तुम दोनों के दिल में अल्लाह मोहब्बत भी डाल देगा। पर इसे बहुत अच्छे से समझा कर चली गई। भाई कुछ तो दे,
जिजा और आयत ने आदम को रोका, जो इनको गेट के बाहर खड़ी देख वापस जा रहा था। इसने साफ इनकार कर दिया था इनको कुछ भी देने से। मन्नत अब भी इसकी गोद में सोई हुई थी। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। आगे बहुत मज़े के एपिसोड्स मिलेंगे आपको। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा सेकंड चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, वहाँ भी जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं अपडेटेड वीडियोज़ के लिए। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।